हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। आज का जो टॉपिक रहेगा फीटस एंड प्लेसेंटा पार्ट 1 है इसका। ठीक है, ध्यान देना है। ये आपको जो 38 टॉपिक दे रखा है, जो नोटिफिकेशन आया है जिस दिन भर्ती आपकी निकल के आई थी, ठीक है, उस दिन नोटिफिकेशन आया था। तो आप नीचे जाएंगे तो आपको पूरा सिलेबस दे रखा है 38 टॉपिक। इसी में से फीटस एंड प्लेसेंटा भी है। नीचे आप जाएंगे तो मिल जाएगा ये फीटस एंड प्लेसेंटा। इसकी हम थियरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और थियरी के साथ साथ एमसीक्यू भी वहाँ पे आपको कवर किए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाए थे कि देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा था। लेकिन अब स्पेशली एमसीक्यू क्लास चल रही है। 100 एमसीक्यू करवाएंगे हम आपको इस टॉपिक से, फीटस एंड प्लेसेंटा से, 0 से लेकर हार्ड लेवल तक, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, आपके किताब में दे रखा है थियरी। चाहे जिस भी पब्लिकेशन का आप किताब पढ़े होंगे, हर एक पब्लिकेशन की थियरी को कंबाइंड नोट डाउन करते हुए एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, सारा का सारा प्रश्न। और मज़ेदार कहानी के साथ, जैसा आप सभी को पता है अभी हमारा क्या चल रहा है, मज़ेदार कहानी के साथ। आपकी आदत रहती है बोलने की, तो हम इसको स्टोरी पूरा बना दे रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ाई एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, कहानी के अनुसार पढ़ेंगे, चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी। ठीक है, जिस प्रकार आप मूवी देखते हैं, कहानी सुनते हैं, बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, अब तक याद है, तो उसी प्रकार ये भी अब एक कहानी के रूप में आप देखेंगे और सारा का सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी एन एम के लिए भी जरूरी है। अभी मैं क्या करूंगा, यूपी ट्रिपल एस सी और डी ट्रिपल एस बी एन एम को साथ में लेकर चलूंगा। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी में लेवल थोड़ा डी ट्रिपल एस बी के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है। डी ट्रिपल एस बी एन एम में थोड़ा लेवल थोड़ा ज़्यादा 20 रहता है, 19-20 का अंतर है बस। बाकी चीज़ें वही है, सब कुछ वही है। टेक्निकल में जो आपका है वही चीज़ें हैं, सब कुछ। लेवल डी ट्रिपल एस बी का थोड़ा ज़्यादा रहता है ये यूपी ट्रिपल एस सी के मुकाबले में, बस थोड़ा सा 20, ठीक 19-20 का फर्क है। तो मैं शुरू करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी एनएम को देखकर और डी ट्रिपल एस बी एनएम दोनों को लिए देखकर। यहाँ पे रीजनिंग और मैथ भी पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं लेके चलूंगा। आज एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, कल एक टॉपिक पढ़ा दूंगा। पूरा मैं आपका ये 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ, 40 नंबर और 100 नंबर का आपका डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए बता रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम वालों के लिए तो रीजनिंग मैथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी एनएम वालों के लिए रीजनिंग और मैथ भी पढ़ना है। 40 नंबर का आएगा रीजनिंग और मैथ मिलाकर। तो इस 40 नंबर प्लस आपका जो टेक्निकल एनएम का सब्जेक्टिव है, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट है, उससे 100 नंबर आएगा। तो 140 पूरा हो जाता है आपका। ठीक है, 140 पूरा तैयारी मैं करवा के रहूंगा आपका। ठीक है, साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आपको वीडियो में एक सुबह अपलोड कर ही दिया है, बता दिया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और कितनी गई थी ये भी चीज़ मैं आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो शुरू करूँगा सबसे पहले आपका डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए। सबसे पहले शुरू करूंगा मैं टेक्निकल, जो आपका पूछे जाने वाला है डोमेन सब्जेक्ट से। ठीक है, वो स्टार्ट करूंगा ताकि यूपी ट्रिपल एस सी एनएम वालों का समय बर्बाद ना हो। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एस सी एनएम वाले डी ट्रिपल एस बी एनएम का फॉर्म नहीं डाले होंगे तो इनका समय बर्बाद होगा। पूरा वीडियो देखेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव शुरू करता हूँ, उसके बाद मैथ और रीजनिंग एंड में। अगर आपने डी ट्रिपल एस बी एनएम का फॉर्म डाला है तो आपके लिए ये वीडियो शुरू से अंत तक है। यूपी ट्रिपल एस सी वालों के लिए तभी तक है जब तक आपका ये चलेगा। ठीक है, तो फीटस एंड प्लेसेंटा हम पढ़ेंगे, ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके भर्ती परीक्षा में। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम वालों में 2 से 3 प्रश्न आता है, और यहीं पे डी ट्रिपल एस बी एनएम वालों के लिए, देखिए डी ट्रिपल एस बी एनएम वालों के लिए सबसे ज्यादा मिडवाइफरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पिछले 2-3 साल का देखा है डी ट्रिपल एस बी कैसे प्रश्न सेट किया है। ठीक है, और मैं आपको पहले, आज से नहीं, बहुत पहले से ही बता रहा हूँ कि मैं पूरे राज्य का 25 साल का पेपर एनालाइज कर लिया हूँ। ठीक है, पिछले 2 महीने में जब आपकी भर्ती नहीं आई थी, मैं यही कर रहा था। मुझे पता था कि भर्ती आएगी तब क्लास देंगे और अच्छे तरीके से देंगे, तो मैं यही काम कर रहा था। हर एक राज्य का ढूंढ कर पेपर एनालाइज कर रहा था, पता कर रहा था कि कौन से किस राज्य में एनएम का प्रश्न कैसे बनाता है, क्या करता है। और एक एक प्रश्न ऐसे मुजवानी हमें याद है कि किस, ये वाला प्रश्न किस राज्य के एनएम का है, ठीक है, किस सन का है, ये तक भी मैं बता देता हूँ देख कर। ठीक है,
तो तैयारी आप कर रहे हैं सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से, सिलेक्शन 110%। समझ नहीं आया तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मज़ेदार कहानी के साथ शुरू कर रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। अब भूल कर दिखाइए। एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका एग्जाम जो ऑनलाइन होगा, ठीक है, ये TCS कंपनी लेने वाली है, ठीक है। TCS कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है। देखिए, फीटस एंड प्लेसेंटा का 2 पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, ठीक है। टोटल 100 MCQ हम करवा लेंगे। हो सकता है 2 पार्ट या 3 पार्ट में आपका ये कंप्लीट हो जाए। देखिए, हम पहले स्टोरी थोड़ी सी समझेंगे, उसके बाद ये MCQ करेंगे। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी क्या है, प्रियंका और ऐश्वर्या की अनोखी यात्रा, एक नए जीवन की कहानी है। यहाँ पे मैं नाम आप लोगों का हटा दिया हूँ, जो बार बार आप लोगों का नाम आता है, अनु उपाध्याय, दीपिका शुक्ला, इस वाले कहानी में नाम हटाया हूँ। मैंने प्रियंका चोपड़ा, आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा का ले लिया हूँ, ऐश्वर्या राय। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो इन्हीं लोगों का नाम ले लिया, ठीक है। चलो, गांव की एक सुंदर सुबह थी। सूरज हल्की हल्की किरणें बिखेर रहा था। खेतों में काम करने वाले लोग दिन की शुरुआत कर रहे थे। क्या था भाई? गांव की एक सुंदर सुबह थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें बिखेर रहा था। सूरज जो है अपने की किरणों को बिखेर रहा था, और खेतों में काम करने वाले लोग दिन की शुरुआत कर रहे थे। जैसे सुबह होता है ना कि गांव में क्या आप जाते हैं तो देखते हैं सुबह में जैसे ही सुबह होता है, धूप हल्की सी निकली नहीं, सूरज उगा नहीं, कि लोग जो रहते हैं खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। तो वही चीज़ हो रहा था। दिन की शुरुआत कर रहे थे। गांव की सबसे अनुभवी एनएम प्रियंका चोपड़ा आज बहुत उत्साही थी। अब इनकी ड्यूटी भी थी, प्रियंका चोपड़ा की एनएम थी, ये इनकी ड्यूटी भी थी। उत्साहित थी क्योंकि उसे ऐश्वर्या राय की देखभाल करनी थी। ऐश्वर्या राय, ठीक है, भैया इतनी बड़ी नायिका हैं ये, ठीक है, तो इनका देखभाल करना है इनको, तो उनको उत्साहित थी कि यार ऐश्वर्या राय से मिलने जा रहे हैं, उनकी देखभाल करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा उत्साहित थी, जो पहली बार माँ बनने वाली थी। अब ये ऐश्वर्या राय पहली बार माँ बनने वाली थी। क्लियर? मतलब पहला बच्चा होना, इनको बच्चा होने वाला है पहला, ठीक है, ये बात है। ऐश्वर्या, अब ये दोनों पहुंच जाते हैं। अब दीपिका प्रियंका चोपड़ा पहुंच जाते हैं, ठीक है, ऐश्वर्या के पास। अब ऐश्वर्या हंसते हुए, ठीक है, अब दोनों लोग बैठ के बात करते हैं। तो ऐश्वर्या हंसते हुए बोलती हैं, दीदी मैंने सुना है कि गर्भ में बच्चा बहुत ही रोचक तरीके से बनता है और बढ़ता है, लेकिन मुझे ये सब समझ में नहीं आता है। कहाँ से समझ में आएगा? आप तो मुंबई में, लंदन में घूमने फिरने वाली देसी तो हो नहीं, ठीक है, गांव देहात से तो जुड़ी नहीं हो, तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। ऐश्वर्या हंसते हुए बोलती हैं किससे? प्रियंका, जो अभी प्रियंका चोपड़ा से, जो अभी एनएम है, ठीक है, उनसे। अब प्रियंका मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, अरे तुम्हें यह सब समझना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी की तरह समझाती हूँ, जिससे तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कहानी शुरू हो जाती है। जब जीवन का पहला बीज अंकुरित होता है, जाइगोट और मोरूला स्टेज की बात है, ठीक है। पहला स्टेज में हम देखेंगे जाइगोट और मोरूला, ठीक है। देखिए, प्रियंका ने खेत की मिट्टी में एक छोटा सा गोला बनाते हुए कहा, वहीं बगल में बैठे थे, खेत रहा होगा, ठीक है, तो ये पूरा खेत रहा होगा। अब प्रियंका यहीं पे इसको, ऐश्वर्या को समझाने के लिए खेत में छोटा सा गोला बनाया, ठीक है, और बोली क्या? सोचो, जब कोई किसान खेत में बीज डालता है तो वह बीज मिट्टी के अंदर जाकर अंकुरित होने लगता है। ठीक वैसे ही जब एक पुरुष का स्पर्म और एक स्त्री का ओवम मिलते हैं, तब जाइगोट बनता है। क्लियर? अब आपको यहाँ से ये प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में प्रियंका बता रही है, प्रियंका चोपड़ा जो एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है इनम है, किसको? ऐश्वर्या राय को बताती हैं कि जैसे किसान खेत में, ठीक है, बीज डालता है, ठीक है, और उसी बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है, ठीक है, और अनाजें प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार पुरुष का स्पर्म स्त्री के ओवम से मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। ऐश्वर्या ने सिर हिलाया, ठीक है, सिर हिलाया। ओ, मतलब यह बच्चा बनने की पहली स्टेज है। जाइगोट बनना बच्चा बनने की पहली स्टेज है। प्रियंका बोली, जी बिल्कुल। अब यह जाइगोट छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है, जैसे एक बीज धीरे धीरे फूटकर अंकुर बनता है। यह विभाजन क्या कहलाता है? क्लीवेज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लीवेज कहलाता है। क्लीवेज कहलाता है। क्लियर? चलिए
जब यह 16 कोशिकाओं तक विभाजित होता है तब इसे मोरूला कहते हैं। अब ध्यान देना है, जब यह, यहाँ से प्रश्नों क्लियर होता है, जब यह 16 कोशिकाओं तक पहुंचता है तब इसे मोरूला कहा जाता है, क्योंकि यह शहतूत की तरह, शहतूत जानते हैं ना, शहतूत फल गांव में जो रहते हैं, ठीक है, शहतूत की तरह दिखाई देता है, ठीक है, शहतूत की तरह दिखाई देता है। आपने शहतूत खाया है कि नहीं खाया, ठीक है, शहतूत की तरह दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे ही। अब देखिए दूसरा पार्ट आ गया है स्टोरी का। देखिए, जब बीज से अंकुर बनता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब अब ये क्या हो रहा है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज और इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है। अब प्रियंका ने मिट्टी पर एक घेरा बना दिया और बोली, अब देखिए, अब जो मिट्टी उन्होंने दिखाया था इसी पे एक घेरा बना दिया, ठीक है, घेरा बना दिया। अब ये मोरूला बढ़कर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और अंदर एक खाली जगह गुहा बनती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। ये जो बाहर का चीज़ होता है इसे ही ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं, ताकि इसकी रक्षा हो सके। अब यह ब्लास्टोसिस्ट मां की कोख में जाकर अच्छी जगह खोजता है और वहीं चिपक जाता है। इसे निषेचन या फिर इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे कोई पौधा अपनी जड़ें मिट्टी में जमता है, वैसे ही यह बच्चा अपनी जगह पर पक्का कर लेता है, ठीक है, अपनी जगह पक्का कर लेता है। जैसे पौधा नहीं रहता है, देखते हैं कि उसकी जड़ें जो रहती हैं मिट्टी में अपने पूरा जकड़ लेती हैं नीचे जाके, उसी प्रकार ये जो ब्लास्टोसिस्ट है माँ की कोख में जाकर एक अच्छी जगह खोजता है और वहीं चिपक जाता है, ठीक है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांट कहते हैं। जैसा कोई पैदा, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ये समझा रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब तीसरा स्टेज में है कि जब अंकुर की पत्तियां निकलती, मैं पौधे की बात कर रहा हूँ, पूरा पौधे से रिलेट करके आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है, कि होता क्या है ब्लास्टोसिस या फिर जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट के बाद प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, प्रियंका ने ऐश्वर्या को एक छोटे पौधे का चित्र दिखाया और समझाया। अब देखिए, एक छोटे पौधे का चित्र दिखाया और समझाया, पूरा पौधे से ही रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यह 20 3 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम जनन स्तर या फिर जर्म लेयर कहते हैं। पहला क्या हो गया, एक्टोडर्म, बाहरी परत, इसमें त्वचा, बाल, नाखून, तंत्रिका तंत्र, आंखें और कान बनते हैं। ध्यान देना है, पूछ लेगा भर्ती परीक्षा में एक्टोडर्म में क्या आता है, ठीक है, त्वचा, नाखून, तंत्रिका तंत्र, आंखें और कान, ठीक है, ये सभी एक्टोडर्म है। चलिए दूसरा देखिए, मेसोडर्म। मेसोडर्म में क्या रहता है, मध्य परत, इसमें हड्डियां, मांसपेशियां, दिल, रक्त कोशिकाएं और किडनी बनती हैं। क्लियर। तीसरा एंडोडर्म। एंडोडर्म में क्या है, ये भर्ती परीक्षा में पूछा है, बताइए एंडोडर्म में किस अंग का निर्माण होता है। ऑप्शन में दिया था, ठीक है, दिया था हड्डियां, दिया था मांसपेशियां, एक ऑप्शन दिया था लीवर, ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तो ये लीवर ध्यान रखना है, फेफड़ा, पाचन तंत्र और पैंक्रियाज, ये सभी एंडोडर्म के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखिए, ऐश्वर्या हैरानी से, अरे तुम, मेरा बच्चा भी ऐसे ही धीरे धीरे आकार ले रहा है। ऐश्वर्या हैरानी से पूछती हैं, अरे तुम, मेरा बच्चा भी ऐसे ही धीरे धीरे आकार ले रहा है। प्रियंका मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, अब आगे सुनो कि यह कैसे बढ़ता है। अब आगे भी सुन लो कि बीच में ऐसे ही टपक दे रहे हो आप, ठीक है, स्टोरी तो सुनेंगे नहीं। अब देखिए, बच्चे को सुरक्षित रखने वाला घर, जिसको हम एमनियोन या फिर कोरियोन बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे तुम्हारे घर में छत होती है, वैसे ही बच्चे के एमनियोन और कोरियोन नाम की झिल्लियाँ बनती हैं। एमनियोन या बच्चे को चारों ओर से ढककर उसे झटकों से बचाता है। ध्यान देना है, ये भर्ती परीक्षा में पूछा है, बताइए कौन सा बच्चे भ्रूण को झटके, बाहरी झटकों से बचाता है, कौन सी झिल्ली, उस झिल्ली का नाम क्या है, तो एमनियोन, ध्यान रखना है, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड, ये भी तो कई बार बनाया, मैं आपको बता चुका हूँ, एमनियोटिक द्रव से भर जाता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड से भर जाता है जो बाहरी आवरण इसका। अब देखिए, कोरियोन का क्या काम है, यह झिल्ली बच्चे को गर्भाशय की दीवार से जोड़ती है। क्या करती है, यह झिल्ली बच्चे की गर्भाशय की दीवार से जोड़ती है और पोषण पहुंचाने में मदद करती है, ठीक है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आप ध्यान में रखना है, ठीक है, इसलिए मैं स्टोरी बनाया हूँ। पूरी थियरी पढ़ाता तो बहुत समय लग जाता। खेत की सिंचाई, अब देखिए, जैसे खेत की सिंचाई होती है उसी प्रकार प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो हैं, ये क्या काम करते हैं, बच्चे को पहुंचाते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। अब सोचो, खेत में पानी पहुंचाने के लिए नलियां होती हैं, ठीक वैसे ही बच्चे को खाना और ऑक्सीजन देने के लिए हमारा प्लेसेंटा, जो हमारा मेन टॉपिक है, प्लेसेंटा, फीटस एंड प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बनती हैं, ठीक है, याद हुआ कि नहीं, बहुत ही
अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लेसेंटा माँ के शरीर से पोषण लेती हैं, क्या करती हैं, प्लेसेंटा माँ के शरीर से पोषण लेती हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे तक पहुँचती है। प्लेसेंटा माँ के शरीर से पोषण लेती है और अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे तक पहुँचता है। ठीक है, ऐश्वर्या हंसते हुए, मतलब यह मेरा बच्चा पेट में भी पूरी ऐश कर रहा है। अब ऐश्वर्या हंसते हुए बोलती है, मतलब यह मेरा बच्चा पेट में पूरी ऐश कर रहा है, मजे ले रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है, लेकिन यह ऐश तब तक ही है जब तक तुम अपना ध्यान रखोगी, तब तक तुम्हारा पेट में जो बच्चा है वो भी ऐश करेगा। तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो उसको भी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, अब बच्चे की बढ़त हफ्ता दर हफ्ता, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रियंका ने ऐश्वर्या को हफ्तों के हिसाब से बच्चे की वृद्धि को समझाई। 5 हफ्ते में बच्चे का दिल धड़कने लगता है, 6 हफ्ते में हाथ पैर बनने लगते हैं, 7 से 8 हफ्ते में आँखें, कान, नाक और उंगलियां दिखने लगती हैं, 9 से 10 हफ्ते में शरीर की सभी प्रमुख अंग बनने लगते हैं, 12 हफ्ते में बच्चा हिलना डुलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखना है कि जब पौधा तैयार हो जाता है, अब इसी प्रकार बच्चा जो है जन्म के लिए तैयार हो गया है। अब धीरे धीरे यह बच्चा बड़ा होता है और 9 महीनों में पूरी तरह तैयार हो जाता है। जैसे खेत में फसल पकने पर काटी जाती है, वैसे ही सही समय पर बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला इस कहानी से भैया, कि अब ऐश्वर्या सब कुछ समझ चुकी थी। उसने कहा, दीदी यह तो सच में बहुत सुंदर सफ़र है, मतलब जो अभी आपने कहानी बताया ये बहुत अच्छा है, अब मैं अपनी देखभाल अच्छे से करूंगी। प्रियंका ने हंसते हुए कहा कि हाँ, याद रखना पोषण, टीकाकरण और नियमित चेकअप बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जब तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा तब मैं सबसे पहले मिठाई खाने आऊँगी। जैसे मैं अभी बोलता हूँ ना, आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे, आप खुद बोलते हैं, मैं कहाँ बोलता हूँ, आप खुद बोलते हो कि सर सबसे पहले आपको मिठाई खिलाने आएंगे प्रयागराज में। ठीक है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। उसी प्रकार यहाँ पे प्रियंका भी बोल रही हैं, ठीक है, ऐश्वर्या को। अब देखिए ऐश्वर्या हंस पड़ी और दोनों ने मिलकर इस नए जीवन का जश्न मनाने का वादा किया। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे MCQ। ठीक है, चलिए आपके पास प्रश्न पहला दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है जो एक निषेचित, ठीक है, डिंब के विकास को दर्शाता है। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, A B C और ये D। ठीक है, बताइए, आपके पास ऑप्शन है ये सारे, आप बताइए A B C कौन सा सही है। ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है जो एक निषेचित डिंब के विकास को दर्शाता है। पहले जाइगोट बनता है, ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन उसके बाद हमने अभी इस स्टोरी में क्या बताया था, उसके बाद क्या आता है, क्लीवेज आता है, तब मोरूला आता है। लेकिन यहाँ पे मोरूला लिख दिया तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाले में पहले ही क्लीवेज लिख दिया है, जबकि पहले जाइगोट बनता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी वाला देखिए, ठीक है, सी वाला देखिए, सी वाला बोल रहा है क्या, जाइगोट क्लीवेज, हाँ यही तो सही है, पहले जाइगोट बनेगा फिर क्लीवेज फिर उसके बाद मोरूला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखिए व्याख्या हम पढ़ेंगे, व्याख्या में आप देखेंगे क्या कि सर बता रहे हैं कि निषेचन के बाद जाइगोट में विभाजन की प्रक्रिया क्लीवेज से शुरू होती है, जिससे 16 कोष की अवस्था में यह मोरूला बनता है। मोरूला के भीतर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। अंत में यह गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, व्याख्या से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए भ्रूण के चारों ओर बनने वाली संरचनाओं का सही क्रम क्या है, भ्रूण के चारों ओर बनने वाली संरचनाओं का सही क्रम क्या है। ठीक है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोरियोन, एमनियोन, योलसेक, फिर इसके बाद एलेंटोइस। ठीक है, ये चीज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी कोई सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, व्याख्या भी आप पढ़ लेना। कोरियोन भ्रूण के गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है, काम क्या है उसका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एमनियोन का काम क्या है, भ्रूण के झटकों और आघात से बचाने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भर्ती परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, योलसेक का काम क्या है, प्रारंभिक पोषण स्रोत है ये। ठीक है, और यहाँ पे एलेंटोइस का काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को संचित करने में मदद करता है। देखिए क्लीवेज, जिसको हिंदी में विदलन बोलते हैं, प्रक्रिया के दौरान जाइगोट में किस प्रकार का विभाजन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पूछ रहा है कि क्लीवेज प्रक्रिया के दौरान जाइगोट में किस प्रकार का विभाजन होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए।
तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, नहीं गलत है। ठीक है, अर्धसूत्री नहीं होगा, समसूत्री विभाजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, मैं हिंदी देख रहा था, दोनों ये इंग्लिश देख रहा था। देखिए सेम दिख रहा है ना, यहाँ पे स्पेलिंग में देखिए, ये हम ITO है और यहाँ पे ई है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे केवल इतना ही अंतर है, IE लिख दिया है। ठीक है, बाकी हिंदी देखोगे आप तो अलग है, समसूत्री अर्धसूत्री। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भर्ती परीक्षा में बन सकता है। ठीक है, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न। देखिए व्याख्या, देखिए व्याख्या में बोला गया है क्या, जाइगोट में होने वाला क्लीवेज एक समसूत्री विभाजन होता है जिसमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं लेकिन कुछ द्रव्यमान नहीं बढ़ता। यह प्रक्रिया 16 कोश की अवस्था तक चलती है जिसे मोरूला कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मोरूला अवस्था में भ्रूण का आकार कैसा प्रतीत होता है? भ्रूण का आकार कैसा प्रतीत होता है मोरूला अवस्था में जब रहता है? ठीक है, जब भ्रूण मोरूला अवस्था में रहता है तो उसका आकार मैंने आपको पहले ऊपर स्टोरी में ही बता दिया, सहतूत जैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सहतूत का फल नहीं खाएं तो गूगल कर लेना सहतूत क्या होता है। देखिए क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जाइगोट 16 कोश की अवस्था तक पहुंचता है जहां यह सहतूत के समान दिखाई देता है। इसी कारण इस अवस्था को मोरूला कहता है। इसीलिए अब आपको ये पता हो गया मोरूला इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह सहतूत के समान दिखाई देता है, इसलिए मोरूला इसको कहते हैं। ठीक है, मलबेरी लाइक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए मोरूला कहाँ से आया है, मलबेरी के। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मोरूला पड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। ब्लास्टोसिस्ट में किस संरचना का निर्माण भ्रूणी विकास के लिए आवश्यक है? ब्लास्टोसिस्ट में किस संरचना का निर्माण भ्रूणी विकास के लिए आवश्यक है? आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका राइट उत्तर बताइए। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा इनर सेल मॉस। ठीक है, इनर सेल मॉस, हाँ जी, बी इसका करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट दो भागों में विभाजित होता है, एक ट्रोफोब्लास्ट जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, दूसरा इनर सेल मास जो भ्रूण के ऊतकों और अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान देना है, दो भागों में विभाजित होता है ब्लास्टोसिस्ट। पहले का नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, दूसरे का नाम है इनर सेल मास। ठीक है, अब इसका ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, लेकिन वहीं पे इनर सेल मास का काम क्या है, यह भ्रूण के ऊतकों और अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न क्लियर हो जा रहे हैं। देखिए एमनियोटिक कैविटी की छत किससे बनी होती है? प्रश्न पूछा है कि एमनियोटिक कैविटी की छत किससे बनी होती है, तो बताइए किससे बनी होती है, इसका राइट उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एमनियोजेनिक सेल्स। ठीक है, एमनियोजेनिक सेल्स, इसका राइट उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना आप। ठीक है, भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। अब देखिए एमनियोटिक कैविटी एक द्रव से भरी हुई संरचना होती है जो भ्रूण की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। इसकी छत एमनियोजेनिक कोशिकाएं से बनी होती हैं जो कि ट्रोफोब्लास्ट से व्युत्पन्न होती हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अतिरिक्त भ्रूणी मेसोडर्म में बनने वाली छोटी छोटी गुहाएं मिलकर किस संरचना का निर्माण करती हैं? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं अतिरिक्त भ्रूणी मेसोडर्म में बनने वाली छोटी छोटी गुहाएं मिलकर किस संरचना का निर्माण करती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरियोनिक कैविटी। क्या हो जाएगा? कोरियोनिक कैविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसका व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राइमरी यौगिक, जिसका हिंदी में बोल सकते हो कि प्राथमिक यौगिक किसमें परिवर्तित हो जाती है? जो प्राइमरी यौगिक है ये किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो प्राइमरी के बाद क्या होता है? प्राइमरी के बाद द्वितीयक आता है ना, सेकेंडरी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। ये देखिए व्याख्या दिया है, ब्लास्टोसिस्ट के विकास के दौरान प्राइमरी यौगिक प्राथमिक यौगिक धीरे धीरे सिकुड़ जाती है और एक नई संरचना जिसको सेकेंडरी यौगिक द्वितीयक यौगिक में बदल जाती है जो भ्रूण को प्रारंभिक पोषण प्रदान करने में मदद करती है। प्लेसेंटा का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोरियन और डेसिडुआ से, कोरियन और डेसिडुआ से। देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा भ्रूण और माता के बीच पोषण और गैसों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण संरचना है। इसका निर्माण कोरियन और माता के गर्भाशय झिल्ली में डेसिडुआ के संयोजन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूरल ट्यूब, ठीक है, न्यूरल ट्यूब में
या फिर न्यूरल ट्यूब से किस प्रमुख संरचना का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा है कि न्यूरल ट्यूब से, ठीक है, न्यूरल ट्यूब से किस प्रमुख संरचना का निर्माण होता है। आपके पास ऑप्शन है, बताइए। देखिए यहीं से उत्तर आप पकड़ सकते हैं, इसका नाम ही है न्यूरल। न्यूरल मतलब तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका, न्यूरॉन्स, न्यूरल, इसी से पकड़ सकते हो। अब किसमें है, किस ऑप्शन में है आपके न्यूरॉन से संबंधित, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव बोला है, ये न्यूरॉन से संबंधित है नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम बोला है नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ यहीं तो मिल गया, नर्वस, नर्वस न्यूरल ट्यूब, नर्वस न्यूरल ट्यूब, बस इसका राइट उत्तर हो गया। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, व्याख्या पढ़ लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे है क्या, गैस्टुलेशन लिखा है कि गैस्टुलेशन की प्रक्रिया के दौरान किस संरचना का निर्माण होता है, बताइए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा थ्री जर्म लेयर, ठीक है, थ्री जर्म लेयर। यहाँ पे आप पढ़ लेना, गैस्टुलेशन भ्रूणी विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें थ्री जर्म लेयर, अभी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होता है। ये परतें शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों के निर्माण में सहायक होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरियन, ठीक है, कोरियन झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। अब बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रूण को माता के ऊतकों से जोड़ना और पोषण प्रदान करना, ठीक है। देखिए कोरियन झिल्ली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट से मिलकर बनती है। यह झिल्ली प्लेसेंटा का एक प्रमुख घटक बनती है और भ्रूण को माता के ऊतकों से जोड़कर गैस विनिमय और पोषण आपूर्ति में सहायता करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूरल ट्यूब, ठीक है, न्यूरल ट्यूब किस भ्रूणीय स्तर से विकसित होता है। अब बताइए। ऊपर हमने आपको कहानी में ये चीज़ बता के रखा है, ठीक है। तो एक्टोडर्म से, ठीक है, न्यूरल ट्यूब किस भ्रूणीय स्तर से विकसित होता है, एक्टोडर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म से बनती हैं और यह बाद में ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड का निर्माण करती हैं। यदि इसका समुचित विकास ना हो तो क्या हो जाता है, ये ध्यान रखना, स्पाइना फीविडा हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पाइना फीविडा हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राइमरी योल्क सैक का क्या, जो प्राइमरी योल्क सैक है क्या होता है, ठीक है, का क्या होता है, इसका क्या होता है, तो बताइए। ये क्या हो जाता है, ठीक है, पहले प्राइमरी योल्क सैक रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया सेकेंडरी में बदल जाता है। तो सेकेंडरी किसी ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले में दिख रहा है। बाद में यह सेकेंडरी योल्क सैक द्वितीयक योल्क सैक में परिवर्तित हो जाता है। बस ऊपर अभी आपने देखा है। भ्रूणी विकास के दौरान जो प्राइमरी योल्क सैक है ये सिकुड़कर सेकेंडरी योल्क सैक में परिवर्तित हो जाती है, जो प्रारंभिक रक्त निर्माण में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो प्रोकोडल प्लेट है, ठीक है, ध्यान देना है क्या लिखा है। लिखा है कि प्रोकोडल प्लेट है यह भ्रूण में किस संरचना के निर्माण में सहायक होता है। तो भैया ये इसका काम क्या है, प्रोकोडल का काम क्या है। प्रोकोडल का काम है कि हेड और सिरका भाग का निर्माण करना, ठीक है। भ्रूण में किस संरचना के निर्माण में सहायक होता है, हेड, ठीक है, हेड सिरका भाग, ठीक है, सिरका भाग, हेड इंड बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोकोडल प्लेट जो होता है यह भ्रूण को हेड इंड या फिर सिर के सिरे के विकास में सहायक होती है। यह बाद में क्या हो जाता है, पूर्व मस्तिष्क के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर ब्रेन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो प्राइमरी स्टेक है, प्राथमिक क्षण का कार्य क्या है, कार्य क्या होता है, ये पूछा है। तो भैया इसका कार्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भ्रूण में सममिति स्थापित करता है, ठीक है, और जर्म लेयर, ठीक है, के निर्माण में भी जर्म लेयर के निर्माण में भी मदद करता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो व्याख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है क्या, नेक्स्ट प्रश्न है कि नोटोकोड, ठीक है, नोटोकोड भ्रूण में किस संरचना के निर्माण में सहायक होता है। तो किस संरचना के निर्माण में सहायक होता है, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, वर्टिबल कॉलम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट ये व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल
किस संरचना के निर्माण में सहायक होता है? तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरल। अब देखिए किसमें न्यूरल मतलब नर्वस की बात है, नर्वस की बात है, तो ये यही ऑप्शन नंबर में ही दिख रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि सोमैटिक मेसोडर्म से कौन सी संरचना विकसित होती है? पूछा है क्या? जो सोमैटिक मेसोडर्म है इससे कौन सी संरचना विकसित होती है? उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा की डर्मिस और अपेंडिकुलर कंकाल। ठीक है, अपेंडिकुलर कंकाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। त्वचा की डर्मिस और अपेंडिकुलर कंकाल। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, व्याख्या पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइपोमीयर, ठीक है ध्यान देना है, हाइपोमीयर, ठीक है, हाइपोमीयर किसके निर्माण में सहायक होता है? हाइपोमीयर किसके निर्माण में सहायक होता है? इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा जनन अंग और ब्लड सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, जनन अंग और रक्त कोशिकाएं के निर्माण में सहायक होता है हाइपोमीयर। ठीक है, ये व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंडोडर्म में कौन सी संरचना बनती है? तो कौन सी संरचना बनती है एंडोडर्म में? अभी आपको हम कहानी में बताए थे, लीवर बनती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। एंडोडर्म लीवर, लंग्स, पैंक्रियाज और थायराइड ग्लैंड का निर्माण करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखिए अब नेक्स्ट भी एक स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? प्रश्न बनाएंगे। गर्मी की एक सुहानी सुबह थी। गांव के स्वास्थ्य केंद्र में एनम दीपिका शुक्ला, सविता प्रजापति, दीपिका पाल, आराधना वर्मा, अनामिका यादव, आरती चौरसिया और मनु उपाध्याय बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक एक गर्भवती महिला केंद्र में आई जिसे अपनी गर्भावस्था के शुरुआती महीनों के बारे में समझना था। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए आज मैं आपको एक सुंदर कहानी के माध्यम से भ्रूण के विकास को समझाती हूँ। ठीक है, अब इस कहानी के कई अध्याय हैं। पहले अध्याय में हम देखेंगे जीवन का विकास, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। दीपिका ने कहा कि गर्भधारण की प्रक्रिया एक बीज बोने की समान होती है। जब पुरुष का शुक्राणु स्त्री के ओवम से मिलता है तो निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। यह मात्रा बहुत कठिन होती है। ठीक है, यह यात्रा, ठीक है मात्रा नहीं, यह यात्रा बहुत कठिन होती है क्योंकि लाखों शुक्राणुओं में से केवल एक ही अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों क्या करोड़ों रहते हैं। ठीक है, करोड़ों रहते हैं और जिनमें से केवल एक ही ओवम में प्रवेश कर पाता है। निषेचित अंडाणु बहुत ही छोटा होता है, लगभग 0.15 mm का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अध्याय 2, इस कहानी का अध्याय 2 शुरू होता है। ठीक है, अध्याय 2 शुरू करती हैं। ठीक है, दीपिका शुक्ला जी अब बोलती हैं कि कोशिकाओं की जादुई यात्रा। अब कोशिकाएं क्या क्या करती हैं, इनकी जादुई यात्रा बताती हैं कि गर्भधारण के 2 दिन बाद यह जाइगोट 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तीसरे दिन यह 16 कोशिकाओं का समूह बन जाता है जिसे मोरूला कहते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ, मोरूला कहते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे मोतियों का गुच्छा बन रहा हो। चौथे दिन यह मोरूला एक खोखली गेंद जैसा हो जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब यह धीरे धीरे गर्भाशय की दीवार से चिपकने लगता है जिसे इम्प्लांट कहते हैं या फिर रोपण कहते हैं। 7वें दिन यह प्रक्रिया शुरू होती है और 12वें दिन तक पूरा हो जाता है। ध्यान देना है, 7वें दिन यह प्रक्रिया शुरू होती है और 12वें दिन तक पूरा हो जाता है। अब अध्याय 3 शुरू हो जाता है इस कहानी का। ठीक है, अध्याय 3 में जीवन का पहला ढांचा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। यहाँ पे देखना है कि दीपिका ने समझाया कि 14वें दिन के आसपास भ्रूण में एक प्राथमिक रेखा बनती है जो भ्रूण के शरीर के ढांचे को निर्धारित करता है। शरीर के ढांचे को कौन निर्धारित करता है? एक प्राथमिक रेखा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर 3 महत्वपूर्ण परतों का निर्माण होता है जिसका पहला नाम मैं आपको बता दिया हूँ एक्टोडर्म, दूसरा नाम मेसोडर्म और तीसरा नाम एंडोडर्म। ठीक है, ये सारे चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब चौथा अध्याय इसका है धड़कता दिल और बढ़ती काया। 18वें दिन, जो दिन मैं बता रहा हूँ इस दिन को ध्यान में रखना है, किस दिन क्या क्या होता है। 18वें दिन में भ्रूण में कायखंड बनने लगते हैं जो शरीर के कंकाल मांसपेशियों की नींव रखते हैं। 24वें दिन सिर और पूंछ का निर्धारण होने लगता है, भ्रूण बनना शुरू और हृदय बनना शुरू हो जाता है। ध्यान देना है, 24वें दिन शुरू हो रहा है। ठीक है, अब वो कंप्लीट किस दिन होता है? अब यहाँ पे देखिए 28वें दिन हृदय धड़कना शुरू कर देता है। ठीक है, एक जादुई पल होता है। 7वें सप्ताह तक हाथ पैर उंगलियां और कान बनने लगते हैं। हाथ पैर और उंगलियां कान, देखिए ये डाटा हर एक बुक में अलग अलग रहती हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी सटीक जो आसपास रहते हैं वही माना जाता है, क्लोज ऑप्शन जो रहता है। ठीक है, देखिए 8वें सप्ताह में भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है और
और अब इसे गर्भ कहा जाता है। ठीक है, फीटस जो हमारा टॉपिक है, फीटस एंड प्लेसेंटा, 8वें सप्ताह तक भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है और अब इसे फीटस कहा जाता है। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तब बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। अध्याय 5, अब देखें इस कहानी का अध्याय 5, जीवन को पोषण देने वाला नाता, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का अब रोल आ गया है। ठीक है, देखिए अब दीपिका ने प्लेसेंटा की कहानी शुरू की कि बच्चे को माँ से पोषण कैसे मिलता है। गर्भाशय में प्लेसेंटा नाम की एक संरचना बनती है जो माँ और बच्चे के बीच पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। प्लेसेंटा से जुड़ी नाल जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड, दो धमनियों, ठीक है, दो धमनियों और एक सिरा के माध्यम से यह पोषण पहुंचाती हैं। प्लेसेंटा शरीर की एक अनोखी ग्रंथि भी होती है जो HCG हार्मोन बनाती हैं। यह हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, कौन? HCG हार्मोन जो है गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। अब अध्याय 6 शुरू हो गया इस कहानी का, जीवन का पूर्ण विकास। ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ फीटल ग्रोथ। अब यहाँ पे देखना है क्या, पाँचवें महीने में भ्रूण की हड्डियाँ, मज्जा, बोन मैरो में रक्त निर्माण शुरू करती हैं और 9वें महीने में भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है, उसके नाखून, बाल आ जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट। अब बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है। अंतिम अध्याय, एक नया जीवन मिलता है। ठीक है, अंतिम अध्याय में क्या होता है, जब बच्चा गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो माँ के शरीर में संकुचन शुरू होते हैं और यह संकेत होता है कि बच्चा अब दुनिया से आने को तैयार है। ठीक है, प्रसव के दौरान बच्चा जन्म लेता है और पहली सांस लेता है। ठीक है, गर्भवती महिला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने दीपिका को धन्यवाद कहा और कहा, आपने इसे इतनी सुंदर कहानी के रूप में समझाया कि अब मुझे सब कुछ याद रहेगा। दीपिका और बाकी एनम बहनों ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हमारा काम है, आपको आपके जीवन के सबसे खूबसूरत सफर में मार्गदर्शन देना। तो देख लीजिए एनम का कितना बड़ा रोल होता है। फटाफट हम MCQ बनाएंगे। ठीक है, देखिए मानव भ्रूण विकास के दौरान ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में रोपण किस दिन तक पूरा हो जाता है, बताइए। प्रश्न पूछा है कि मानव भ्रूण विकास के दौरान ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में इम्प्लांट किस दिन तक पूरा हो जाता है, तो 12 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 12 दिन तक। देखिए ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया लगभग 7 से 8 दिन में शुरू होती है और 12वें दिन तक यह पूरी हो जाती है। इस दौरान भ्रूणी डिस्क, ठीक है, का निर्माण होता है और अतिरिक्त भ्रूणी मध्यस्थ या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आप बोल सकते हो, और क्या बनता है, एम्नियन और पीतक कोष जिसको योल सैक भी कहते हैं। ठीक है, योल सैक भी विकसित होते हैं और यह महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि इसके बिना भ्रूण का सही तरीके से विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन प्रीमेच्योर स्टेट, जिसको आप मध्य रेखा या फिर आदि रेखा बोल सकते हो, जो अभी कहानी में मैंने आपको बताया, का निर्माण होता है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन तक। ठीक है, 14वें दिन। ठीक है, 14 दिन। देखिए नेक्स्ट व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, पूरा व्याख्या पढ़ लेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण में जो न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, इसका निर्माण किस दिन पूरा हो जाता है, तो इसका निर्माण 28वें दिन तक पूरा हो जाएगा। सब स्टोरी में बता चुका हूँ। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये व्याख्या आप जरूर पढ़ा करें। न्यूरल ट्यूब जो है भ्रूण के मस्तिष्क और मेरुरज्जु के विकास के लिए आवश्यक संरचना, इसका निर्माण 19वें दिन शुरू होता है और 28वें दिन तक पूरा हो जाता है। यदि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या हो जाता है, ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है, स्पाइना फीविडा हो जाता है। ठीक है, जो जन्मजात विकृतियाँ हो सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि भ्रूण में हृदय की धड़कन किस दिन शुरू होती है, तो किस दिन शुरू होती है, 28वें दिन शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भ्रूण का हृदय सबसे पहले बनने वाले अंगों में से एक है। 21वें दिन यह निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में होता है और 28वें दिन तक इसमें संकुचन शुरू हो जाता है। हृदय की धड़कन भ्रूणीय परिसंचरण को बनाए रखती है, जिससे अन्य अंगों को आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण की जो क्राउन रंप लेंथ है, CRL जिसको बोलते हैं, ये 19 से 20 mm कब होती है, किस दिन तक होती है, जो CRL है। ठीक है, CRL 19 से लेकर 20 mm किस सप्ताह तक हो जाती है, ये पूछने का इनका मतलब है। ठीक है, तो 7वें सप्ताह तक, ये आपको ध्यान में रखना है। 7वें सप्ताह में CRL 19 से 20 mm
की हो जाती है। ठीक है, 57वें सप्ताह में भ्रूण की लंबाई CRL लगभग 19 से 20 mm हो जाती है। इस समय जबड़े, ठीक है, उंगलियां और बाह कान जैसी संरचनाएं स्पष्ट रूप से विकसित होने लगती हैं। CRL भ्रूण के विकास का महत्वपूर्ण मापदंड होता है और गर्भावस्था का सही अवधि निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, भ्रूण को फीट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण को फीटस मतलब गर्भ की किस सप्ताह के बाद कहा जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 8 सप्ताह में के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वें सप्ताह के अंत तक भ्रूण का लगभग सभी अंग बन चुके होते हैं और इसका आकार एक मानव की तरह दिखने लगता है, इसलिए 8वें सप्ताह के बाद इसे फीटस कहा जाता है और इस अवस्था में हड्डियों का विकास शुरू हो जाता है और उंगलियां एवं पैर की उंगलियां स्पष्ट रूप से दिखाई लगने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भ्रूण में अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण किस महीने में शुरू होता है? तो 5वें महीने में। स्टोरी में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है, इसकी विशेषता पूछा है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह भ्रूणीय रक्त सीधे मात्र रक्त से संपर्क में आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ लेना वीडियो को रोककर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है? अभी आपको ऊपर हमने स्टोरी में बताया था HCG। ठीक है, HCG। चलिए व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि आज की वीडियो का भ्रूणीय रक्त में पोषक तत्वों का आदान प्रदान, ठीक है, प्लेसेंटा के माध्यम से किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है? ये जो ऑप्शन दिए हैं, डिफ्यूजन, ठीक है, या फिर कोशिका पायन या फिर सक्रिय परिवहन, तो ये सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सभी से। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 में लगभग हमने 25 से 30 प्रश्न बना लिए हैं। अब बाकी सेकेंड पार्ट में बनाएंगे, फिर थर्ड पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम जो UP SSC वाले एनम बैनर लोग हैं, आप जा सकते हैं। अब D SSB एनम वाले आप लोग मैथ और रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूँ इसको आप पढ़िए। रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे भी वीडियो लंबा हो गई है। 20 मिनट रीजनिंग पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं समय लेंगे। और बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैथ हम पढ़ा देंगे। वैसे इन सब चीज़ को मैं बोर्ड पे मार्कर और पेन से बताऊं तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, क्या होता है, पैटर्न समझने के लिए तो ज़रूरी है बताना। नंबर रीजनिंग की तैयारी कैसे आप करेंगे? ठीक है, और ज़्यादा कुछ पढ़ना मेहनत नहीं करना है। ठीक है, रीजनिंग पे, क्योंकि भैया ये आपका लाइफ टाइम काम नहीं देने वाला है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो UP SSC एनम का। ठीक है, 1 महीने आपको 20 वीडियो मैं दूंगा। ठीक है, 26 टॉपिक हैं आपके, जैसे यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, युग्म गठन, अक्षर श्रृंखला, जिनमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है इंपॉर्टेंट, आपके भर्ती परीक्षा में 2 नंबर या 3 नंबर पूछेगा। ठीक है, D SSB में। और यहाँ पे जो वर्णमाला श्रृंखला ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। शब्द गठन ये भी 1 से 2 प्रश्न पूछ सकता है। शब्दकोश भी आ सकता है, अक्षरों का तार्किक क्रम भी आ सकता है, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से पूछता है और सादृश्यता से भी पूछता है। टोटल आपके यहाँ पे 26 टॉपिक हैं। कितने हैं? 26 टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक हम आज का पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ से भी प्रश्न, ये रीजनिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे कथन और तर्क, इससे भी प्रश्न आता है। ठीक है, कथन और पूर्व अवधारणाएं, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्रवाइयाँ, कारण और परिणाम, ये ठीक नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट है। नॉन वर्बल ये दर्पण, ठीक है, इमेज वाले, फिगर वाले, आकृति का पूरा करना। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बने थे आपके D SSB में इस वाले टॉपिक से। ठीक है, आकृतियों का 3 से 4 प्रश्न, हाँ मतलब रीजनिंग 20 नंबर का आएगा, तो हर एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट प्रश्न करेंगे। ठीक है, चीज़ें हम बेसिक नहीं बताएंगे, आपको कैसे करना है उस चीज़ आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, क्या ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है? ये एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए, डिस्प्ले को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो हमको पहले ये देखना होगा ये डिस्प्ले से ये बना कैसे। ठीक है, डिस्प्ले से ये बना क्या, इसके लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि ए कैसरे स्थान पे है, बी कैसरे स्थान पे है, सी कौन से स्थान पे है, ये तो आप याद नहीं कर सकते हो ना। आपको क्या काम करना है, रीजनिंग का जैसे इस प्रश्न सॉल्व करोगे, पार्ट तैयार करोगे, तो आपको ए से लेकर
यम तक लिखना है पहले, ठीक है। 13 अक्षर ऊपर 13 अक्षर नीचे नीचे। ए लिखना है, ठीक है। बी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है, ई लिखना है, ठीक है। एफ लिखना है, जी लिखना है, एच लिखना है, आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है, एल लिखना है, एम लिखना है, ठीक है। अब इसी के नीचे यम के नीचे, ठीक है, यम के नीचे से स्टार्ट करना। एन लिखना, ओ लिखना, पी सामने सामने बिल्कुल, पी लिखना, क्यू लिखना, आर लिखना, एस लिखना, टी लिखना, यू लिखना, वी लिखना, डब्ल्यू लिखना, एक्स लिखना, और उसके बाद ठीक है एक्स लिखना, वाई लिखना, उसके बाद जेड लिखना। 13 अक्षर ऊपर 13 अक्षर नीचे। एक पहले स्थान पे है, ये दूसरे तीसरे नंबरिंग भी डाल देना आप, ठीक है। इतना डालने के बाद अब आपको ये चीज़ जैसे डिस्प्ले, ठीक है, आपको यहीं पे लिख देना है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले को ये लिखा है ना, तो आपको लिख देना है इस एग्जाम में शुरू कैसे हल करेंगे। डी लिखना है, आई लिखना है, एस लिखना है, पी लिखना है, एल लिखना है, ठीक है, ए लिखना है, वाई लिखना है। अब डिस्प्ले से ये बना कैसे, अब इसी के नीचे बी लिखिए, ये जो बनाया है, ठीक है, यहाँ पे अब इसी के नीचे लिखिए बी लिखिए, उसके बाद एल लिखिए, ठीक है, उसके बाद क्यू सामने सामने होना चाहिए, ठीक है, यस लिखिए, उसके बाद जे लिखिए, उसके बाद डी लिखिए, उसके बाद डब्ल्यू लिखिए। अब बना कैसे देखिए, डी का स्थान नंबर कौन सा है, डी देखिए यहाँ पे है ना, डी कैसे स्थान पे 1 2 3 4 चौथे स्थान पे, और ये बी कैसे स्थान पे 2 है, मतलब ये डी चौथे स्थान पे है, ये बी दूसरे। तो ये डी से बी बनाया है, -2 किया है, ठीक है, -2 किया है तभी तो बना है, तो आप ऐसे लिख लेना -2 किया है। अब देखिए उसके बाद क्या है, आई ये यल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले के बाद आई है ना, ये आई है। आई कैसे स्थान पे आता है गिनिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें स्थान पे आता है, ठीक है। और आई को ये यल लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी ये यल है ना, और यल कैसे स्थान पे आता है गिनिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें नंबर पे यल आता है, ठीक है। ये 9 स्थान पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है। अब देखिए 9 से 12 कैसे बना, इसमें +3 किया होगा ना, +3 किया होगा तभी तो 12 बना, तो मतलब आई में +3 जोड़ा है। आई के बाद +3 जोड़िए, आई के बाद जे फिर के, उस तीसरे स्थान पे यल आ ही जा रहा है, +3 12 बना। तो आपको ये चीज़ को यहाँ पे लिख देना है कि -2 पहले हुआ फिर +3 हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपको देखना है यस है, यस कैसे स्थान पे आता है, यहाँ से गिन लीजिए कैसे स्थान पे आता है। ये तो 13 हो गया है, 13 के बाद हमको गिनना है, यहाँ पे देखिए 14 15 16 17 18 19 स्थान पे यस आता है, ठीक है। अब यस को ये क्यों बनाया है, देखिए क्यों लिखा है ना, क्यों, तो क्यों कैसे स्थान पे आता है, 17 नंबर पे आता है। ये 13 हो गया, 14 15 16 17 स्थान पे, मतलब 19 से 17 हुआ है। अब 19 से 17 हो रहा है, माइनस फिर 2 किया है, ठीक है, -2 किया है। इसका मतलब है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है, पहले -2 फिर +3 फिर -2 फिर +3 ऐसे चल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, ये अच्छे से समझिए। ये देखिए डिस्प्ले है आपका, ठीक है, ये डिस्प्ले पूरा है, लिख दिया है इन्होंने डिस्प्ले। उसी के नीचे जो मैं आपको बता रहा था, उसी के नीचे ये जो कोड किया था वो लिख दिया है। अब इसकी नंबरिंग कर दिया 4 9 5, यहाँ पे देखिए नंबरिंग किया है ना, दूसरे कलर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरे कलर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये नंबरिंग है ऊपर का, डी चौथे स्थान पे है, ठीक है, और छोटा करता हूँ, डी चौथे स्थान पे है, आई 9वें स्थान पे है, ठीक है, यस 19 स्थान पे है, पी 16 स्थान पे है, उसके बाद एल 12 स्थान पे है, ए 1 स्थान पे है, वाई 25 स्थान पे है। ये नंबरिंग कर लिया है, ठीक है। नंबरिंग करने से चीज़ें और क्लियर हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, फिर अब यहीं पे इसके नीचे ये चीज़ लिखा है ना, ये देखिए इसके नीचे ये जो कोड किया है वो कर लिख दिया, उसके बाद इसकी भी नंबरिंग कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाली लाइन देखिए, मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये वाली लाइन देखिए, ठीक है, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली पूरी -2 +3 -2 +3 +3, ये चीज़ आपको करना है। अब प्रोजेक्ट का पूछा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का पूछा है, तो पी में अगर आप -2 करोगे, पी कैसे स्थान पे आता है, आप वहाँ पे जो लिखे हो ABCD वहाँ पे देख लेना। मुझे तो याद है पी 15 नंबर पे आता है। इसमें -2 करेंगे, 15 में -2 करेंगे 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर आता है। 13 का कौन सा नंबर होता है, यम होता है। यम हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, किसमें यम है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, यहाँ पे देखना, ठीक है, -2 करेंगे, ध्यान देना है।
यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, देखिए। हाँ, ये पी जो है आपका, ये पी किसरे स्थान पे आता है, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ 15 नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, पी 16 पे आता है। तो ये 16 में हम -2 करेंगे, 16 में -2 करेंगे तो क्या बनता है, 14 बनता है। 14 का प्लेस वैल्यू क्या था, अभी ऊपर आपने देखा, 14 का प्लेस वैल्यू यन होता है, ठीक है। अब यन हमको पता हो गया, अब ऑप्शन में ढूंढेंगे यन, सभी में यन है, ठीक है, यन सभी में है। हम क्या करेंगे, ठीक है, अब एक अक्षर और चेक करेंगे, ठीक है। अब लास्ट का चेक करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। लास्ट का भी नहीं चेक करेंगे, हम बीच वाले का चेक करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन में देख रहे हैं जो सिमिलर क्या है। यहाँ पे देखिए एन यू और बाकी एन टी, मतलब हम अब बीच वाला आर, देखिए आर किस स्थान पे आता है, 18 नंबर। अब इसमें हमको माइनस क्या करना है, इस आर 18 नंबर पे आता है, तो इसमें हम +3 करेंगे, ठीक है, +3 करेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही थी ना, -2 +3 फिर -2 फिर +3। अब इसमें +3 करना है, 18 में +3 करेंगे 21 होता है, 21 का प्लस वैल्यू क्या होता है, 21 का प्लस वैल्यू क्या होता है, यू होता है। अब ये टी वाला ऑप्शन जो है ये कट गया, ये कट गया, एन टी तो नहीं होगा, अब यू होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब हम एक अक्षर और चेक करेंगे, ठीक है। अब एक अक्षर और तीसरा हम चेक करेंगे, ओ 15 पे आता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। अब 15 में हमको -2 करना है, क्योंकि भैया हमने -2 किया, फिर +3 किया, फिर -2 करना है। तो ओ में -2 करेंगे, 13 नंबर, 13 नंबर पे क्या आता है, यम आता है। तो यम किस वाले ऑप्शन में, इसी में है ना, यानी यू यम, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो गए। इस तरीके से हल करना होता है, बाकी मैं बोर्ड से बताता ना तो ज़्यादा समझ में आता है। देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, ये देखिए प्रोजेक्ट का इन्होंने पूछा है, प्रोजेक्ट ऐसे लिख लेना है आपको, पी उसके बाद ROJECT, प्रोजेक्ट लिख लिया है। इसका प्लेस वैल्यू याद है तो सही है, नहीं तो जो अल्फ़ाबेट आप लिखे ABCD एम तक, उसके बाद जेड तक, वहाँ से देख के लिखना। नंबरिंग कर लेना, जैसे यहाँ पे देखिए नंबरिंग किया है 16, 18, 15, 10, 5, 3, 2। अब इसमें यही सीरीज लागू करना है, पहले चेक करने के बाद यही लागू करना है, -2 करना, फिर +3 करना, फिर -2 करना, फिर +3 करना, यही रूल आपका चलेगा। तो ये हो गया +3 -3 ये चीज़, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ऐसे सारे आप, अब आप सीख गए हो तो आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तिर्यक भी चलता है, क्रॉस भी चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस कैसे चलता है मैं बता रहा हूँ, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये लिखा है, हेल्थ का इन्होंने कोड कर दिया है कि हेल्थ का ये होता है, ये हेल्थ का इन्होंने बता दिया है, और नॉर्थ का पूछा है, तो क्रॉस भी जो चलता है। क्रॉस कैसे चल रहा है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में समझाया हूँ। यहाँ पे देखिए हेल्थ, ये देखिए क्रॉस चल रहा है, क्रॉस यहाँ देखिए यच है, ठीक है, यच के बाद जी आया है, ठीक है, यच के बाद जी आया है, मतलब यच किसरे स्थान पे आता है, 8वें स्थान पे, जी किसरे स्थान पे आता है, 7वें स्थान पे, तो -1 किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एच लिखा है और यहाँ पे जी लिखा है, तो माइनस यहाँ से भी 1 किया है, तो ये क्रॉस चल रहा है, क्रॉस -1 क्रॉस -1। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, 2-3 बार जब चेक करेंगे ना समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब चलिए डायरेक्ट हम चालू वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज पे। ये एग्जाम्पल हैं सारे, मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप ग्रुप में भेज दूंगा, आप ले लेना PDF से, पढ़ लेना, एक बार समझ लेना अपने से। ये PDF जब पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ये देखिए जैसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, ये देखिए ये ऐसे भी आपको डायरेक्ट चेक करने को, जैसे मदर्स, अब देखिए मदर्स को कोड कर दिया है ये चीज़, अब पूछ लिया है इसका क्या होगा कोड, तो ये ध्यान देना है आपको, पहले तो ये चीज़ ध्यान से देखना है। मदर, अब मदर हम देखेंगे यहाँ पे भी यम है, यहाँ पे भी यम है, ओ यहाँ पे भी, ओ यहाँ पे भी, तो इन्होंने क्या काम किया है, इसी को उल्टा जस्ट कर दिया है, ठीक है, मदर को जस्ट उल्टा कर दिया, दिख रहा है ना उल्टा, आसानी से MOTHER इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो, उल्टा कर दिया। अब इसको भी ब्राउट क्या लिखा है, ठीक है, इसको भी उल्टा कर दो आप, ये जो लिखा है, ठीक है, ये देखिए जो उल्टा लिखा है इसको भी आप उल्टा कर दो, BROUGST लिखा है, आप टी से शुरू करो, टी के बाद क्या आएगा एच, उसके बाद जी, उसके बाद UO, ये उल्टा लिख दिया है, तो ये भी एक टाइप हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कोडिंग किसी भी प्रकार से कोड कर सकते हैं वो लोग, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि अब देखिए और कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और बहुत सारा टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग का, 1-2 टाइप नहीं होता है, ठीक है, 1-2 टाइप का नहीं होता है कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला पढ़िए, ये वाला, ठीक है,
ये पूछा है क्या कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भैया ये TELA, ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पे दो दो चार 5 अक्षर है, लेकिन यहाँ पे 4 ही अक्षर है। अब ये कैसे लिख दिया, तो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि यार ये कैसे लिख दिया। ठीक है, जबकि आपके एग्जाम में इतना हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, अपना आपके एग्जाम में इतना हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन ये बहुत टफ लेवल हो जाता है। आप देखिए इसको एक व्यवस्थित क्रम में बना दिया है। ऐसे लग नहीं रहा है कि कोई व्यवस्थित अक्षर होगा। अल्ली अल्ली अल्ली, देखिए अल्ली, ठीक है, इससे अल्ली बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो बनाया गया है अल्ली। अब अल्ली का विलोम क्या होता है, लेट होता है या लेटी। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है LATE। बस इतना, ये हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड लेवल। इतना नहीं पूछता है, बहुत आसान पूछता है। मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे कैसे प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में पूछे हैं। ठीक है, मेरे पास हर एक का है। अब देखिए ऐसे भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे ये देखिए। अब ये चीज़ ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे डीप को 120 लिखा जाता है तो रैबिट को क्या लिखा जाएगा, तब आपको पूरा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए डी के प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है। ई का कितना है, 5। ठीक है, ई का कितना, 5, जोड़ते जाइए इसको। फिर पी का कितना होता है, पी का कितना होता है, 16 होता है। इसको पूरा ऐड करना पड़ेगा आपको, तो पता चलेगा कि इसको ऐड करने पे 50 आता है ना पूरा। देखिए 16, 5, 21, 5, 26, इतना 50 होगा। ठीक है, इसको पूरा ऐड करना, नहीं इसको पूरा ऐड करेंगे 30 आएगा। देखिए 16, 5, 21, 21 और 5, 26, 4, 30 होता है। ठीक है, 30 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 120 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को 4 गुना करेंगे। ठीक है, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना 30 को 4 गुना करेंगे तब जाके 120 आएगा। ठीक है, 120 आएगा। अब उसी प्रकार रैबिट को भी चेक करेंगे। रैबिट को क्या है, 18 पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, 18 पूरा जोड़ेंगे, रैबिट को पूरा जोड़ेंगे। देखिए रैबिट को पूरा जोड़ेंगे। आर का कितना होता है, 18 होता है। उसके बाद एक ए का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 1 होता है। उसके बाद बी का कितना होता है, बी का कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद आई का कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद टी का कितना होता है, 20 होता है। इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 50। ठीक है, अब इसको 250 कैसे बनाया है, 5 गुना करके 250 बनाया है। ठीक है, उधर 4 गुना किया था, इधर 5 गुना किया था। अब हेयर को कैसे लिखा जाएगा, अब ये 4 गुना 5 गुना का मतलब समझ रहे हो। इसमें जितने अक्षर हैं देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर है, इसलिए इसको 5 गुना किया। और यहाँ पे 4 अक्षर है इसलिए इसको 4 गुना किया। उसी प्रकार आपका हेयर जो है HAIR यहाँ पे लिखा है, हेयर का पूछा है। हेयर को पहले हम जोड़ लेंगे प्लेस वैल्यू उसकी, और जितना अक्षर है उतना गुना कर देंगे। एच का वैल्यू होता है 8 और ए का होता है 1। उसके बाद आई का होता है 9। उसके बाद आर का कितना होता है, 18। अब इसको जोड़ने के बाद 4 गुना कर देंगे। इसको जोड़ेंगे जब हम, ठीक है, इसका 4 गुना कर देंगे। ठीक है, जोड़ का 4 गुना करेंगे तो 36 होता है। ठीक है, 36 होता है पूरा जोड़ने पे। 36 का 4 गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेयर को जोड़ा ना, 8 1 9 18, उसका 4 गुना करने पे 144 हो गया। क्लियर, ऐसे भी प्रश्न बनता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न बनता है, यदि ई बराबर 5 तो होटल बराबर 12 तो लैम्प को किस प्रकार लिखा जाएगा। ई बराबर 5, अब होटल को 12 कैसे बना दिया, ये चीज़ को देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ को जोड़ने के बाद 60 आ रहा है, 60 को 12 में परिवर्तित करने के लिए 5 से भाग दे दिया है, तब जाके ये आपका आया हुआ है 5। ठीक है, ये चीज़ निकल के आएगा। तो लेकिन ये सब हार्ड हो जाते हैं, बहुत आसान आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको ऐसे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का ऐसे भी प्रश्न आता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला प्रश्न पूछा है कि हाउ आर यू का मतलब NETENFU है। RU3 का अर्थ है टीन सी नी है। तो इन सूचनाओं से दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इन्होंने बोला है क्या, देखिए हाउ, ठीक है, हाउ आर यू का मतलब होता है NEETU। ये मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बताने से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि पेन और मार्कर का इशू है। ठीक है, मैं कितना भी इस्तेमाल कर दूँ तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मैं देखिए बहुत ज़्यादा जीरो पे रखा हूँ, तब भी देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए इन्होंने बोला है क्या, हाउ, ठीक है, हाउ के बाद लिखा है आर, ठीक है, उसके बाद लिखा है यू। ठीक है, इसका कोड इन्होंने किया है क्या, इसका कोड इन्होंने किया है क्या, यन किया है। ठीक है, यन डबल यन, ठीक है, यन डबल ई। उसके बाद कोड किया है TIN।
उसके बाद किया है एफ यू किया है, ठीक है। उसके बाद अब फिर इन्होंने बोला है कि आर यू थ्री का अर्थ है, फिर उन्होंने बोला है कि आर यू थ्री का अर्थ है, फिर उन्होंने बोला है आर, ठीक है, आर यू थ्री थ्री का अर्थ, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। मैं ये बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से क्या मुझे लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, ठीक है। वैसे लिख नहीं सकते हैं, बोर्ड पे जब पेन मार्कर से समझाएंगे तो रीजनिंग आपको ज़्यादा बेहतर आएगी, ठीक है। लेकिन परेशान मत होना, तैयारी जरूर करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बोर्ड पे ही आपको ये सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है, कैसे हो जाता। कोडिंग डिकोडिंग नहीं, ज़्यादा 30-40 सवाल करा दूंगा, इतने में सारे के सारे आप बना के आओगे आसानी के साथ। 30 से 40% बना दूंगा बस, आप इतना बता दूंगा, आसानी से करके आओगे कि सर ने बहुत अच्छा बताया है। 30 से 40% कोडिंग डिकोडिंग का बताऊंगा, एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग। और 30 से 40% में पक्का है 3 से 4% आप बना के आओगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत पढ़ा है, और वैसे शुरू से पढ़ाना लगूंगा आपको तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आप बना पाओ।